राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपकृत विधि की परिभाषा पर चर्चा करेंगे। इसके पहले भाग में मैंने पूरे अपकृत विधि को ओवरऑल समझाया था कि अपकृत विधि दो भागों में बटा हुआ है। पहला भाग सैद्धांतिक पक्ष, दूसरा भाग व्यवहारिक पक्ष से जुड़ा हुआ था। इस भाग में यानी ये भाग नंबर 2 होगा। पहले भाग में पूरे अधिनियम को ओवरऑल मैंने बताया, ठीक है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिए, ये अधिनियमित नहीं है, ये विधि इनेक्टेड फॉर्म में नहीं है। तो जब इनेक्टेड फॉर्म में नहीं है तो जाहिर सी बात है फिर इसमें कोई कोड नहीं लिखा होगा, कोई धारा नहीं होगी, कोई अनुच्छेद नहीं होगा। तो परीक्षा की दृष्टि से चाहे वो एकेडमिक एग्जाम हो या न्यायिक सेवा का कोई भी एग्जाम हो, परीक्षार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा आसान अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो है अपकृत विधि, टॉर्ट विधि। क्योंकि इसमें ना तो आपको कोई धारा याद रखना है, ना कोई उपधारा याद रखना है, ना कोई खंड याद रखना है, ठीक है, ना कोई संशोधन खास याद रखना है। याद क्या रखना है? फैक्ट और केस लॉ, दो चीजें। तो केस लॉ से तो आपको ऐसे भी फुर्सत नहीं है, हर एक्ट में आपको केस लॉ पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक। टॉर्ट विधि में भी केस लॉ है तो कोई नई बात नहीं, लेकिन यहाँ धाराओं से झंझट नहीं है, धाराओं में आपको नहीं फंसना है, धारा नहीं याद करना, कोई संशोधन नहीं याद करना। तो इस दृष्टि से ये आपके लिए बहुत आसान है। पूरी कहानी है, टॉर्ट विधि पूरी कहानी है। और ये कहानी क्या है कि टॉर्ट विधि की उत्पत्ति हुई कहाँ से, टॉर्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, यानी इसकी परिभाषा क्या क्या है, फिर इसके सिद्धांत क्या क्या बताए गए हैं, और फिर किस किस प्रकार के कार्य को टॉर्ट विधि के अंतर्गत उपचार योग्य माना गया है। बस इतनी सी चीज आपको पूरे टॉर्ट विधि में पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो आज हम लोग दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे। पहले भाग में मैंने पूरे अधिनियम को ओवरऑल बताया था। तो आप लोग एक काम जरूर करिएगा कि जब भी टॉर्ट विधि पे कोई भी वीडियो देखिए तो उसके पहले के पार्ट को जरूर देख लीजिए, यानी सीरियल वाइज से देखेंगे आप, तभी समझ में आएगा। अन्यथा आप लिंकअप नहीं कर पाओगे कि कहाँ से कौन सा पार्ट जोड़ना चाहिए। तो इसीलिए सारे वीडियो में भाग नंबर डाला जा रहा है। आप पहला भाग देखिए, फिर दूसरा देखिए, फिर तीसरा देखिए, फिर चौथा देखिए। इस क्रम में आप पूरे वीडियो को देखिए, तभी पूरे टॉर्ट विधि की कहानी आपको समझ में आएगी। और ये पूरा एक कहानी है, कहानी के सिवाय कुछ नहीं है। आप उस कहानी को समझ जाओगे, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक। तो इस वीडियो के माध्यम से हम अपकृत विधि की परिभाषा पर चर्चा करेंगे। परिभाषा से हर एक एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, अगर वो प्रारंभिक परीक्षा है तो। मुख्य परीक्षा में भी इसकी परिभाषा से पूछा जाता है और प्रारंभिक परीक्षा में भी एक प्रश्न पूछा जाता है। तो उसी परिभाषा पे हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक कर लीजिए, ठीक है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। और अगर स्क्रीनशॉट लेना है आप लोगों को तो ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया। अब हम लोग इसकी डिफिनीशन पर चर्चा करते हैं। अपकृत विधि की परिभाषा देखिए, अभी इसमें पढ़ना बहुत सारी चीजें हैं। अपकृत विधि में एक सिद्धांत आता है कपोत गवाक्ष का सिद्धांत, ठीक है। तो कपोत गवाक्ष का सिद्धांत क्या होता है, ठीक। अपकृत विधि है ये कि अपकृत्यों की विधि है, ये भी आपको समझना है, ठीक है। ये लॉ ऑफ टॉर्ट है कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, इसको भी आपको समझना है। दो मैक्सिम बहुत, यहाँ 3 मैक्सिम, मतलब इस पूरे विधि पे 3 क्या है, कई सारे मैक्सिम, लेकिन 2-4 मैक्सिम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक है कि यूबी जस एवी रेमेडियम, एवी जस यूबी रेमेडियम, साइन डमनम इंजूरिया, डमनम साइन इंजूरिया, वालंटी नॉन फिट इंजूरिया, ठीक है। घटना स्वयं प्रमाण ला इप्सा रस इप्सा लाकुटर। तो ये कुछ मैक्सिम हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब पे चर्चा करूंगा एक एक करके, ठीक है। बस ज़रूरत है आप लोग सीरियल से देखते रहिए,
वीडियो को, ठीक है, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब बना के रखिए और मैं आपको एक एक करके समझाता रहूँगा। सबसे पहले अपकृत की परिभाषा पे कोई केस ला नहीं है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात है, सुखद समाचार है आप लोगों के लिए कि यहाँ कोई परिभाषा पे जो है कोई केस ला आपको नहीं पढ़ना है। परिभाषा में एक आपको सबसे पहले परिभाषा पे जब मेंस में क्वेश्चन आएगा लिखने के लिए, तो सबसे पहले आप अपनी परिभाषा दीजिएगा और अपनी परिभाषा देने के बाद इन 3 परिभाषाओं का सपोर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, 3 परिभाषाओं से अपनी परिभाषा का सपोर्ट कर दीजिएगा और आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर आप अपनी परिभाषा न लिख करके केवल ये 3 परिभाषाएं उतार देते हैं तो सही तो है, लेकिन इफेक्टिव और कंप्लीट उत्तर नहीं माना जाएगा और आपका नंबर वहां पे कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी कोई राय व्यक्त नहीं की है, बल्कि दूसरे की कॉपी करके आपने उसमें पेस्ट कर दिया है। तो इसलिए सबसे पहले अगर कहीं कोई भी परिभाषा आपसे पूछी जाए, चाहे वो अपकृत विधि का हो या अदरवाइज कोई परिभाषा हो जिसकी परिभाषा ना दी गई हो एग्जैक्ट, तब वहां आप अपनी अकॉर्डिंगली अपनी राय रखिएगा, अपनी परिभाषा रखिएगा और फिर वहां पे केसला या जो भी कोई ज्यूरिस्ट है उसकी परिभाषा से सपोर्ट कर दीजिएगा। तो सबसे पहले यहां देखिए मैंने अपनी परिभाषा एक लिखी है कि अपकृत एक सिविल दोष है। कैसा दोष है? एक सिविल दोष है जो विधि द्वारा नियत कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है। इसके लिए उपचार अनिर्धारित क्षतिपूर्ति होती है, यानी कैसी अनिर्धारित क्षतिपूर्ति होती है जो संविदा भंग या न्यास भंग से भिन्न होता है। अभी मैं एक एक करके सारे शब्दों पे चर्चा करूंगा। पहले इनकी परिभाषा को देखेंगे। सामंड अब क्या कहते हैं? सामंड कहते हैं अपकृत एक सिविल अपकार। ये परिभाषा इन लोगों की बिल्कुल ऐसे याद रखिएगा, ये सेम परिभाषा दे दी जाएगी और पूछा जाएगा निम्नलिखित में से ये किसकी परिभाषा है, तो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक, सामंड ने कहा कि अपकृत एक सिविल अपकार है। ठीक है, सामंड ने क्या बोला है? सा से सामंड, सा से सिविल अपकार। ये चीज रट रखिएगा दिमाग में कि सामंड ने सिविल अपकार की बात की है, सा से सामंड है, सा से सिविल अपकार है। तो अपकृत एक सिविल अपकार है जिसके लिए उपचार अनिर्धारित नुकसानी की कार्यवाही है तथा जो केवल संविदा भंग, न्यास भंग अथवा अन्य किसी प्रकार का सामयिक दायित्व नहीं है। बिनफील्ड क्या कहते हैं? अपकृत्यात्मक दायित्व मूलतः विधि द्वारा नियत कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है। तो बिनफील्ड जो है विधि की बात करते हैं, विधि द्वारा नियत कर्तव्य भंग। फिर यहाँ क्या ट्रिक है याद करने का कि बिनफील्ड यानी विन लिखा है तो यहाँ विधि लिखा है वाह, यहाँ भी वाह है, यहाँ भी वाह है। तो विनफील्ड विधि की बात करते हैं कि विधि द्वारा नियत कर्तव्य भंग है, यानी अपकृत क्या है? विधि द्वारा नियत कर्तव्य भंग है। तो ये विधि की बात विनफील्ड करते हैं। ठीक, सामंड सिविल अपकार की बात करते हैं। तो दोनों में बड़ा अच्छा ट्रिक है, आपको आप कभी नहीं भूलोगे। अगर ये लाइन फॉलो किए रहोगे तो कभी आपका उत्तर गलत नहीं होगा। तो सामंड सिविल अपकार की बात करते हैं कि अपकृत एक सिविल अपकार है जिसके लिए उपचार अनिर्धारित नुकसानी है जो संविदा भंग, न्यास भंग से भिन्न होता है। वहीं पे बिनफील्ड कहते हैं कि अपकृत एक जो है विधि द्वारा नियत कर्तव्य भंग है। ठीक है, और इसके भंग होने पर वाद द्वारा अनिर्धारित नुकसानी प्राप्त किया जा सकता है। फिर देखिए यहाँ वाद की बात आ गई, फिर बिनफील्ड आपको मिलेंगे यहाँ वा पे, फिर यहाँ वा पे, वाद द्वारा अनिर्धारित नुकसानी प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे क्या है? यहाँ फिर 2 जगह मिलेंगे, सामंड सिविल और फिर संविदा भंग है, न्यास भंग से भिन्न है। कुल मिला के बड़ा अच्छा ट्रिक है याद करने का, आपको याद रहेगा, भूलेंगे नहीं आप। ठीक, तो इस तरह से परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 2M जिसको डा कहते हैं। ठीक है, डा मीन्स डमरू। तो यहाँ पे भी अपकृत को डिफाइन किया गया है, टॉर्ट को डिफाइन किया गया है कि अपकृत का क्या मतलब होता है। ये याद रखिएगा, परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 2M में डिफाइन किया गया है। लिखा है अपकृत एक सिविल अपकार है जो केवल संविदा भंग अथवा न्यास भंग नहीं है। हाँ, यहाँ भी संविदा भंग की बात की गई है, तो ये याद रखना। ठीक है, कि अपकृत एक सिविल अपकार है जो केवल संविदा भंग या न्यास भंग नहीं है। यानी आप परिसीमा अधिनियम की डिफिनीशन देखोगे तो बहुत शॉर्ट है, बहुत छोटा डिफिनीशन है। ठीक,
इन तीनों परिभाषाओं की निचोड़ बना करके हम यहाँ अपनी परिभाषा तैयार कर दिया है, जो आप अपने आंसर शीट पे जरूर लिखिएगा इस तरह से। अच्छा, कुछ चीज़ें और जैसे अपकृत विधि, अभी हम इससे बहुत सारी चीज़ें और बतानी है, लेकिन वो सब स्टेप बाय स्टेप ही हो पाएंगे, सब एक साथ संभव नहीं है, ठीक है। तो धैर्य रखना है आपको, सारी चीज़ें बताई जाएंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे अपकृत, अपकृत को कहा जाता है कि अपकृत क्या है, टॉट का अनुवाद है, इंग्लिश में टॉट कहते हैं, हिंदी में उसी को अपकृत कहते हैं या अपकार कहते हैं, ठीक। लैटिन में टार्टम शब्द से लिया गया है। टार्टम का मतलब होता है तोड़ना मड़ोना, यानी विधि की अवहेलना करना, विधि का उल्लंघन करना ही यहाँ पे सिविल दोष की श्रेणी में, बशर्ते वो अपराध ना हो, ठीक। तो इस तरह से अपकृत जो है हिंदी अनुवाद है इंग्लिश का, ये रॉन्ग शब्द का समानार्थी है, यानी गलत का समानार्थी शब्द कहा जाता है। लैटिन के टार्टम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है तोड़ना मड़ोड़ना, ठीक है, यानी गलत सेंस में यूज किया गया है। तो इस तरह से आपने यहाँ परिभाषा देखा। अब इस परिभाषा के एसेंशियल एलिमेंट्स मैंने यहाँ लिखा है और इसी एसेंशियल एलिमेंट्स पे ही चर्चा करूँगा, ठीक है। ये एलिमेंट्स क्या हैं, लिखा है, ये एक सिविल अपकार, यानी अपकृत क्या है, अपकृत एक सिविल अपकार है जो विधि द्वारा नियत कर्तव्य भंग होता है, ये जन वर्ग के प्रति होता है, इसके लिए उपचार अनिर्धारित नुकसानी है और ये संविदा भंग, न्यास भंग या अपराध से भिन्न होता है। इसका मतलब जो टॉट है वो ना तो संविदा भंग है, ना ही वो अपराध है, ना ही वो आपराधिक न्यास भंग है, ठीक है। तो ना तो न्यास भंग है, ना संविदा भंग है, ना ही सामयिक कोई दायित्व एराई होता है, ना ही अर्ध संविदा है, ना ही अपराध है, ठीक है। मतलब ये सब चीज़ों से भिन्न है। हाँ, अभी आप देखेंगे, अभी इसमें अंतर भी एक एग्जाम में पूछा जाता है कि अपकृत एवं अपराध में क्या अंतर है, अपकृत एवं संविदा में क्या अंतर है, अपकृत एवं साम्य में क्या अंतर है। इसको भी मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा अंतर, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग इसकी मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले लिखा ये एक सिविल अपकार है, ठीक है। कैसा दोष है, एक सिविल दोष है, ठीक। सिविल दोष, सिविल दोष में क्या होता है कि ऐसा दोष जिसके लिए उपचार क्षतिपूर्ति हो, कंपनसेशन दिया जाता हो। क्या दिलाया जाता है, कंपनसेशन दिलाया जाता हो, पैसा दिलाया जाता हो उपचार के तौर पे, और कोई उपचार सामान्यतया नहीं होता है, ठीक। तो वही है, यह एक सिविल अपकार है, यानी एक सिविल दोष है जिसके लिए उपचार क्या है, संविदा क्षतिपूर्ति के रूप में दिलवाया जाता है। फिर लिखा है विधि द्वारा नियत कर्तव्य भंग होता है। विधि द्वारा नियत कर्तव्य का मतलब है कि विधि ने सबको मना कर रखा है कि कोई भी व्यक्ति किसी पे गलत तरह से कोई दोषपूर्ण कार्रवाई नहीं करेगा, कोई अभियोजन कार्रवाई संस्थित नहीं करेगा, कोई फर्जी FIR नहीं दर्ज कराएगा, कोई मारपीट नहीं करेगा, गाली गलौज नहीं करेगा, किसी के ऊपर थूकेगा नहीं, उसका घर नहीं जलाएगा, उपेक्षापूर्ण कोई कार्य नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप करोगे तो फिर क्या होगा, फिर आपको उसकी नुकसानी की भरपाई करनी होगी। अगर उसके लिए दंड का प्रावधान है तब वो अपराध हो जाता है, दंड का प्रावधान नहीं है तब सिविल दोष हो जाता है, ठीक। जैसे आप एकाएक खड़े हुए और पीछे पिछड़े, आपको लगा कोई नहीं, पीछे कोई खड़ा था, आप उसके ऊपर गिर गए या उसके पैर पे पैर पड़ गया, तो क्या उसको चोटें आई, तो चोटें तो आई हैं, लेकिन ये अपराध है नहीं है, उसे उपहति तो हुई लेकिन ये अपराध नहीं है, लेकिन टार्टियस लायबिलिटी अपकृत की श्रेणी में जाएगा और आप पे वो केस चला करके कंपनसेशन ले सकता है, ठीक। इसी तरह से जैसे आपने, ठीक है, आपने किसी व्यक्ति को अपना घोड़ा दे दिया है, ठीक है, ले जाने के लिए, चलाने के लिए, उसने क्या किया, घोड़े को जानबूझ के मार दिया है, ठीक है, या घोड़े को खाना नहीं दिया, घोड़ा भूखे मर गया, तो जब वो घोड़ा आपसे लेकर के गया था चलाने के लिए तो एक तरह से बेलमेंट होता है, उपनिधान है, और घोड़ा अगर भूखे मर गया तो उसने उपेक्षापूर्ण कार्य किया, जो संविदा के तहत उसको घोड़े को चारा देना था, लेकिन उसने लापरवाही बरती जिसकी वजह से घोड़ा मर गया, तो संविदा भंग तो है ही है ये, साथ ही साथ उपेक्षा भी किया उसने, लापरवाही भी किया है, अतः अपकृत दायित्व भी यहाँ पे उसका एराइज हो जाएगा, अपकृत्यात्मक दायित्व भी हो जाएगा, ठीक। जैसे आप किसी के घर पे गए हुए हैं
और वहाँ चारपाई पे जाके जैसे बैठते हैं, पैर नीचे की तरफ आप झुकाते हैं, और कुछ लोगों की आदत होती है पैर हिलाते रहते हैं डग 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 डग, ठीक है। तो अगर आप पैर हिला रहे हो और नीचे सुराही रखी हुई थी, पैर आपका सुराही में लड़ गया और सुराही नीचे ढमल गया, फूट गया, तो यहाँ आपने कोई संविदा भंग नहीं किया है, ये कोई अपराध नहीं है। ना तो आपको ज्ञान था, ना ही आपका आशय था, तो रिष्टि भी नहीं होगा, क्योंकि रिष्टि तभी होता है, मिसचिफ का ऑफेंस तभी होता है जब आपका आपराधिक आशय हो या आपको इस बात की जानकारी हो कि आपके इस कार्य से कुछ नुकसान हो जाएगा। आपको तो पता ही नहीं था कि बिस्तर वहाँ चारपाई के नीचे क्या रखा है, फिर भी आपके उपेक्षापूर्ण कार्य से सुराही टूटी है, तो ये अपकृत्यात्मक दायित्व बनेगा और सुराही का पैसा आपको देना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो इस तरह से अपकृत्यात्मक दायित्व में होता है। जैसे आप गाड़ी लेके जा रहे हो, गाड़ी रोड पे चला रहे हो, ठीक, अब आपकी ड्यूटी है कि जब आप गाड़ी चला रहे हो तो उस समय आप सावधानी बरतें और बिना बैकलाइट, ठीक है, जलाए हुए आप गाड़ी को ना मोड़ें। आपने क्या किया कि बिना पीछे देखे, बिना सिग्नल दिए, बैकलाइट जलाए, आप एकाएक गाड़ी को मोड़ दिए और पीछे से कोई गाड़ी आ रही थी जिससे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो यहाँ आपने लापरवाही बरती है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपने कोई संविदा भंग नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, ठीक है। हाँ, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हो सकता है ये अपराध भी बन जाए, लेकिन आपने एक घोर उपेक्षा बरती है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, तो यहाँ पे आप लापरवाही के लिए दोषी हो जाएंगे, तो ये अपकृत्यात्मक दायित्व बनेगा, ठीक। जैसे दूसरा, बसों में बैठते समय, ट्रेनों में बैठते समय हम धक्का मुक्की उसमें करते हैं, ठीक है, और पैर पे पैर एक दूसरे के पड़ जाते हैं, तो ये भी एक अपकृत्यात्मक दायित्व की श्रेणी में आता है। ये अलग की बात है, भारत में इसके लिए कोई केस नहीं चलाया जाता है, ठीक। भारत में तो वैसे भी अपकृत के लिए केस बहुत ना के बराबर चलाए जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई लायबिलिटी नहीं है, इस पर किसी का राइट नहीं है। लायबिलिटी आपकी बनती है, आपका दायित्व बनता है कि आप उसे कंपनसेट करें, ठीक। तो हम बताएंगे भारत में अपकृत विधि के विकास की क्या स्थिति है, इसको भी अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, क्योंकि भारत में अपकृत विधि का बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाया है। तो क्या है, यह एक सिविल अपकार है, आप समझ गए इसको। फिर ये विधि द्वारा नियत कर्तव्य भंग है, यानी विधि द्वारा नियत कर्तव्य भंग है, यानी विधि ने किसी को ये छूट नहीं दिया है कि आप गलत तरीके से, लापरवाही से कार्य करिए जिससे किसी को नुकसान हो जाए, इस नाते ये विधि द्वारा नियत कर्तव्य भंग है। पक्षकारों द्वारा कोई कर्तव्य भंग नहीं है, पक्षकारों के मध्य कोई समझौता नहीं हुआ है आपस में, क्योंकि इसलिए ये संविदा से भिन्न है। जब पक्षकारों के मध्य समझौता होता है और उस शर्त को ब्रीच किया जाता है, तब वो संविदा भंग कहलाता है। ये तो विधि द्वारा नियत कर्तव्य भंग है। फिर लिखा है ये जनवर्ग के प्रति होता है, सही बात है, ये किसी व्यक्ति विशेष के प्रति अपकृत नहीं होता, ये किसी के प्रति हो सकता है। आप लापरवाही से गाड़ी चला रहे हैं, कोई भी लड़ सकता है, लापरवाही से गाड़ी चला रहे हैं, कोई भी लड़ सकता है, ठीक है। तो ये जन वर्ग के प्रति होता है, पूरे समूह के प्रति होता है, समाज के प्रति होता है, अपकृत किसी एक के प्रति हो जरूरी नहीं है। जबकि संविदा भंग व्यक्तिगत व्यक्ति के प्रति होता है, जिससे हमारी संविदा होती है, संविदा भंग उसी से होता है, दुनिया से नहीं होता है, लेकिन अपकृत सभी से होता है, ठीक है। उपचार अनिर्धारित नुकसान, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये है। उपचार के आधार पे अपराध से भिन्न हो जाता है। अपराध में लगभग दंड का प्रावधान होता है, सिविल मामलों में क्षतिपूर्ति होती है, ठीक है। क्षतिपूर्ति यहाँ भी होती है, पैसा दिया जाता है, लेकिन सिविल मामलों में जो क्षतिपूर्ति होती है उसको पक्षकार अगर आपस में चाहें तो रकम पहले से ही निर्धारित कर सकते हैं, जिसको लिक्विडेटेड, ठीक है, लिक्विडेटेड जो है कंपनसेशन हम कहते हैं, लिक्विडेटेड कंपनसेशन, यानी पर निर्धारित नुकसान। ये संविदा में हो सकता है ऐसा कि संविदा करते समय पक्षकार आपस में निर्धारित कर सकते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति संविदा भंग करेगा तो इतना कंपनसेशन उसे देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ अपकृत में ऐसा कोई निर्धारण नहीं होता है, पहले से क्षतिपूर्ति का निर्धारण नहीं होता है। यही कारण है कि ये एक्शनेबल क्लेम नहीं है, इसको अपकृत दायित्व में अनियोज्य दावा समाहित नहीं है, ये एक्शनेबल क्लेम की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक।
यहाँ जितना कोर्ट उचित समझेगा उतना दिलाएगा अपकृत में। जरूरी नहीं है कि आपको जितना आपका नुकसान हुआ हो उतना दिलाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपकृत में क्या होता है, एक तरह से हमारा लीगल राइट वायलेट होता है। अपकृत में हमारा लीगल राइट वायलेट होता है। जैसे हम रास्ते से गुजर रहे हैं, कोई बड़ी गाड़ी तेजी से जाती है और पानी भरा हुआ है, उसको पता है कि पानी भरा हुआ है, ठीक है, या नहीं भी पता है तो भी गाड़ी इतनी तेजी से ले गया जिसकी वजह से वो पानी या कीचड़ उछल के हमारे ऊपर पड़ गया, ये अपकृत्यात्मक दायित्व में आएगा। ये टार्टियस लायबिलिटी बनेगी उसकी, ठीक है। इस पे हम सिविल केस दाखिल करके उससे कंपनसेशन ले सकते हैं। ये संविदा भंग नहीं है, ये अपराध नहीं है, ठीक। हम रास्ते से गुजर रहे थे, कोई व्यक्ति वहां ऊपर छत की धुलाई कर रहा था, पता चला पाइप उसका इधर घूम गया और नीचे से वो नहला दिया हमको। रोड पे कोई गाड़ी धुल रहा है, ठीक, चाहे वो प्रेशर मशीन से ही क्यों ना हो, कोई रास्ते से गुजर रहा था, पता चला वो पिचकारी उधरे लग गई, उसकी नहला दिया, ठीक। तो ये अपकृत्यात्मक दायित्व में आ जाएगा। लेकिन होली, ध्यान रखिए, जो होली हम लोग खेलते हैं वो होली खेलना अपकृत दायित्व की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि वहां हमारी सहमति होती है। हाँ, अगर किसी की सहमति नहीं है, कोई अनिच्छा जाहिर करता है, उसके बाद भी अगर हम उस पर रंग फेंकते हैं इस तरह से चीजें, तो वो रिष्टी के साथ साथ टार्टियस लायबिलिटी भी बनता है। तो ये उपचार अनिर्धारित नुकसानी है, यानी अपकृत में जो नुकसानी के लिए हमें उपचार मिलता है वो उपचार निर्धारित नहीं होता है। अगला है ये संविदा भंग या न्यास भंग या अपराध से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि संविदा भंग में हमेशा दो व्यक्तियों के मध्य होता है। ये देखिए लिखा है जन वर्ग के प्रति होता है, ठीक है। संविदा भंग में नुकसानी की मात्रा निर्धारित हो सकती है पक्षकारों के मध्य, यहाँ कोई निर्धारण नहीं होता है, ठीक। वहां पक्षकारों के मध्य संविदा भंग किया जाता है, ये विधि द्वारा नियत कर्तव्य होता है। वो व्यक्ति विशेष के प्रति होता है, ये जन वर्ग के प्रति होता है। अपराध में दंड का प्रावधान होता है, इसमें दंड का प्रावधान नहीं होता। अपराध में मेंसरिया का होना जरूरी है, मानसिक तत्व का होना जरूरी है। अपकृत में मानसिक तत्व का अभाव होता है, ठीक। तो इस तरह से जो है अपकृत न तो संविदा भंग है ना ही अपराध। हाँ, ऐसे संविदा भंग हो सकते हैं कि संविदा भंग के साथ साथ अपकृत भी हो सकता है, अपराध के साथ साथ उसमें अपकृत भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपने किसी को गोली मार दिया और उसकी मृत्यु हो गई तो ये मर्डर के साथ साथ अपकृत भी है। इस पे सिविल केस दाखिल करके मुआवजा भी लिया जा सकता है और उस पे हत्या के लिए उसको जेल भी भिजवाया जा सकता है, ठीक। अगर आपने किसी का घर जला दिया तो घर जलाना रिष्टी का भी अपराध है, साथ ही साथ ये अपकृत का भी अपराध बनता है। उस पे सिविल केस चला करके उससे जो है कंपनसेशन की भी मांग की जा सकती है। दूसरा, ये जो है संविदा भंग के साथ साथ भी अपकृत हो सकता है। जैसे हमारे और आपके मध्य संविदा हुआ था मकान बनाने के लिए, मकान आपने गलत तरीके से बनाया है जिससे वो मकान निर्माणाधीन के दौरान गिर गया। आपने गलत तरीके से उसका निर्माण किया, ठीक है। आपने इस तरह से उसको बना दिया कि उससे क्षति नुकसान होने लगा लोगों को, ठीक है। कोई आया उस पे जीने पे चढ़ा, जीना इतना कमजोर था कि वो गिर गया, तो जीना कमजोर आपने बनाया, ये संविदा भंग भी है, ठीक है। क्योंकि संविदा भंग के तहत आपको पूरी सावधानी से काम अच्छे से करना चाहिए था, तो जीना गिर गया, संविदा भंग भी है। और आपने लापरवाही से बनाया था, इसलिए जिसको नुकसान हुआ वो अपकृत दायित्व भी आपका बनेगा और आप पे सिविल केस दाखिल करके कंपनसेशन की भी मांग कर सकता है। अभी आगे जब बीच में हम पढ़ाएंगे तो आपको मिलेगा इस तरह से चीजें, ठीक है। तो ये संविदा भंग के साथ साथ अपकृत भी होता है, अपराध होने के साथ साथ अपकृत्यात्मक दायित्व भी होता है, न्यास भंग होने के साथ साथ भी अपकृत हो सकता है। लेकिन संविदा भंग या न्यास भंग या अपराध ही अपकृत है, ये कहना गलत है, ठीक है। अंतर होते हैं दोनों में, वो अंतर मैंने आपको यहाँ अच्छे से बता दिया। हाँ, अभी अपकृत, अपराध और संविदा भंग में अलग से अंतर लेकर के मैं आऊँगा, उस पर आपको वीडियो से समझाऊंगा। फिर विधिक नुकसान क्षति क्या होती है,
ठीक है। विधिक क्षति है, आप सुनते हैं कि साइन डमनम इंजूरिया, डमनम साइन इंजूरिया, ठीक है। और एक होता है जहां अधिकार है वहां उपचार है, जहां उपचार है वहां अधिकार है। तो ये सब क्या मतलब होते हैं, इन सब मैक्सिम को एक साथ लेकर के आऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग चैनल पे नए हैं, लाइक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करते रहिए, आपको वीडियो अच्छे से अच्छे मिलते रहेंगे, ठीक है। बस आप लोग जरूर, एक बार फिर मैं कहूँगा कि आप लोग जब भी इसको पढ़े तो सीरियल वाइज से पढ़िएगा, भाग 1, भाग 2, भाग 3 के नाम से पढ़िएगा। बीच बीच में पढ़ोगे तो थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन अगर इच्छा है आपकी तो पढ़ सकते हो, मैं क्या कर सकता हूँ उस पर, ठीक है।